तारीख को फाइनल रूप दिया जाएगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का महाविकास आघाड़ी आज ऐलान कर सकती है। आज उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस गठबंधन में सीटों के गणित पर अंतिम मुहर लगाएंगी। हालांकि सूत्रों की माने तो महाविकास के सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ भी अभी सही नहीं चल रहा है। 200 सीटों पर गठबंधन में सहमति बन चुकी है, लेकिन बाकी की सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। इस बार महाराष्ट्र में आपको बता दें कि महायुति बना महाविकास आघाड़ी की जंग है। महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और इसी के साथ ही अजीत पवार की एनसीपी है। तो वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो इसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी है। तो वहीं गठबंधन में शामिल हुए अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र के लिए 12 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले तस्वीरें भी आपने देखी थी जब समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे महाराष्ट्र में कई सीटों पर, और खासकर की उनकी देखिए जो नजरें हैं वो जो मुस्लिम बहुल सीट है उन पर टिकी हुई हैं अखिलेश यादव की। उसके अलावा देखिए अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी के ऊपर सीटों के बंटवारे का ऐलान करने का दबाव जो है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि उनके जो सामने है महायुति, उनकी तरफ से कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। हालांकि देखना होगा महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर क्या कुछ तय होता है। तो कुछ जानकारी और आप तक पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र में सत्ता में काबिज जो पार्टियां हैं उनको लेकर कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि मौजूदा कितनी सीटें हैं किस दल के पास। अब ये भी जान लीजिए महाराष्ट्र में महायुति के पास कितनी सीटें हैं, इस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए पार्टी में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट, इसी के साथ ही निर्दलीय और अन्य की भी सीटें हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो 102 सीटें हैं, शिवसेना शिंदे गुट की 38 सीटें हैं, एनसीपी अजीत पवार गुट की 40 सीटें हैं, निर्दलीय 14 है, तो वहीं 8 अन्य भी महायुति के साथ हैं। तो महायुति के पास कितनी सीटें हैं महाराष्ट्र में, इसको लेकर जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अब बात करते हैं देखिए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की। महाविकास आघाड़ी के पास कितनी सीटें हैं मौजूदा। देखिए कांग्रेस की अगर बात करें तो 37 सीटें हैं, शिवसेना उद्धव गुट की 16 सीटें हैं, एनसीपी शरद पवार गुट की 12 सीटें हैं और एक अन्य की सीट भी इन्हीं के पास है। तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और इसी के साथ ही महायुति के पास मौजूदा सीटें कितनी हैं, ये तमाम जानकारी आपको पहुंचा रहे थे। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होगा। चुनाव लड़ना और इसी के साथ ही जीतना, आपको बता दें क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और शायद यह भी एक कारण है कि कई सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। 2019 में जनता ने बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को स्वीकारा था, लेकिन इस बार हालात और बिसात दोनों ही बिल्कुल अलग हो चुके हैं। देखिए अब इन चीजों को भी समझिए कि क्यों चीजें अब चेंज हो गई हैं। तो कुछ जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचाते। देखिए 2019 चुनाव के नतीजों पर इस बीच नजर डालते हैं। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस की अगर बात करें तो 44 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं एनसीपी के खाते में 54 सीटें आई थी। 2019 चुनाव के नतीजे हैं ये जो आप देख रहे हैं। तो 2019 के जो चुनाव हुए थे उस दौरान किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, कितनी सीटों पर जीत हासिल की थी, वो लगातार आपको बता रहे हैं। तो देखिए सीएम फेस को लेकर बीजेपी और इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे के बीच बात नहीं बन पाने की वजह से उद्धव ने गठबंधन तोड़कर शरद पवार और साथ ही साथ कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया और सत्ता में काबिज हो गई। हालांकि 2.5 साल बाद ही उन्हीं के पार्टी के विधायकों ने विद्रोह किया और एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ बीजेपी से हाथ मिला बैठे और सत्ता पर काबिज हुए। अब शिवसेना में 2 फाड़ हो गई है, तो वहीं एक है उद्धव की शिवसेना और दूसरी एकनाथ शिंदे की शिवसेना। तो वहीं दूसरी ओर एनसीपी में 2 पार्टी बन चुकी हैं, एक है शरद पवार की पार्टी तो दूसरी अजीत पवार की है। ऐसे में महाराष्ट्र का इस बार का चुनाव बड़ी परीक्षा इन सभी के लिए रहने वाला है। इनके अस्तित्व को नकारा या फिर स्वीकारा जाएगा। जनता इस बार किसके साथ खड़ी होगी ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा।
तो महाविकास अघाड़ी में कौन कौन सी पार्टियां आती हैं, अब इस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस, इसके अलावा शिवसेना की उद्धव गुट इसी में आती है, एनसीपी शरद पवार वो भी इसी में है, एमवीए में। इसके अलावा सीपीआई और सीपीआईएम ये भी एमवीए में आते हैं। तो एमवीए में कौन कौन सी पार्टियां हैं, कौन कौन से दल हैं, किन किन दलों से मिलकर एमवीए बना है, यानी कि महाविकास अघाड़ी, इसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, महाविकास अघाड़ी के सामने जो महायुति मैदान में है, अब ये भी जान लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं, कौन कौन से दल हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, उसके अलावा शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, एनसीपी की बात करें तो एनसीपी अजीत पवार गुट, मनसे इसमें शामिल है, बहुजन विकास अघाड़ी भी इसमें शामिल है महायुति में, और साथ ही साथ भारतीय किसान श्रमिक पार्टी भी महायुति का हिस्सा है। तो देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में क्या क्या मुद्दे अहम हो सकते हैं, अब वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो मराठा आरक्षण पर सियासत इस बार देखने को मिल सकती है, एक बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी पार्टी में दो फाड़, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उद्योग और व्यवसाय भी इस बार बड़ा मुद्दा है, जो लगातार विपक्ष उठाता रहा है और सरकार के ऊपर हमलावर होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा देखिए, नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप जिस तरह से लगाया जा रहा है, उसके अलावा प्रशासन पर लापरवाही का जो आरोप लगाया जा रहा है, ये तमाम वो मुद्दे रहने वाले हैं महाराष्ट्र में, इस बार चुनावों में देखने को मिलेंगे। लेकिन किस मुद्दे का कितना असर पड़ता है, जनता किसके साथ खड़ी होती है, किसको जीत दिलाती है, किस पर विश्वास जताती है, ये देखना अहम हो जाता है। हालांकि सीटों को लेकर अभी भी पार्टियों में सस्पेंस बना हुआ है। आज इसी को लेकर सीसी की बैठक कांग्रेस की होने जा रही है। तो देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शिंदे की शिवसेना 66 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं अजीत पवार की एनसीपी की बात करें तो 52 सीटों पर वो मैदान में उतरी है। महाविकास अघाड़ी के सीटों के बंटवारे का अब जनता को इंतजार है। महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होगा, 20 नवंबर को 288 सीटों पर मतदान होगा और जो नतीजे हैं वो 23 नवंबर को आएंगे। तो ऐसे में तमाम पार्टियों की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, जमीन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ सीटों को लेकर बैठकों का सिलसिला भी जारी है। अब बढ़ते हैं आगे, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज रूस के लिए रवाना होंगे। इस बार रूस समिट की मेजबानी कर रहा है। पुतिन के निमंत्रण पर पीएम मोदी रूस जा रहे हैं। ब्रिक्स में मिस्र, इसी के साथ ही इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और साथ ही साथ संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के शामिल होने के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन है। रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट के साथ अलग अलग देशों के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके साथ ही रूस द्वारा बुलाए गए नेताओं के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जुलाई को 2 दिन के दौरे पर रूस पहुंचे थे। इस दौरान रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से चर्चा की थी। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है। रूस दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। तो क्या है ब्रिक्स और कब और कैसे बना ब्रिक्स, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, अब ये भी समझ लीजिए। तो आपको बता दें कि ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है। 2009 में एक अनौपचारिक समूह के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हर साल होता है। पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में यह सम्मेलन हुआ था और इस साल रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे आज। तो क्या है ब्रिक्स, कब और कैसे इसकी स्थापना हुई, इसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। अब इसके सदस्य कौन कौन हैं जब ब्रिक्स की बात आती है, तो देखिए 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन इसके सदस्य थे, लेकिन ये 2009 की बात थी। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इससे जुड़ा, ईरान, मिस्र, इसी के साथ ही इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात जो है वो इसी साल जनवरी से ब्रिक्स के सदस्य बने। सऊदी अरब पूर्णकालिक सदस्य नहीं बना है।
सऊदी अरब केवल आमंत्रित सदस्य ही है ब्रिक्स का। तो कौन कौन ब्रिक्स के सदस्य हैं, इसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। अब ब्रिक्स का मकसद क्या है, यह भी जानिए। तो विकासशील देशों का आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाना, यह इसका एक मकसद है। इसके अलावा विकसित और विकासशील देशों के बीच तालमेल रखना, साथ ही साथ एक दूसरे से राजनीतिक संबंध बेहतर बनाना, यह भी ब्रिक्स का मकसद है। आपसी आर्थिक मदद करना और साथ ही साथ एक दूसरे की संस्कृति की रक्षा करना। तो ये तमाम जो चीजें हम बता रहे हैं, ये एकमात्र मकसद ब्रिक्स का रहता है। आज रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी शामिल होंगे। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। इसको लेकर हर एक अपडेट आप तक पहुंचा